आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंदप प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी लोग आज फिर कोतमा की पावन नगरी से देख रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का और देश और दुनिया के कोने में अपने घरों पर बैठे हुए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस समय इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा, हम प्रतिदिन की भांति आज पुनः इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती नबिता चंदेरिया, शुभम कोतमा। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रश्मि जैन, शांतिनाथ जिनालय। शीघ्रता से माइक भेजें। नमिता चंदेरिया नहीं है? नबिता चंदेरिया नहीं है, चलिए बहुत सुंदर। रश्मि जैन, शांतिनाथ जिनालय। अगला मुनीश्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। मुनीश्री जी, पहले के समय में परिवार पड़ोसी परिवार जैसे होते थे, लेकिन आज के समय में पड़ोसी परिवार जैसे हो गए, तो क्या थोड़ा सुधार लो। पिछले ज़माने में, पहले के ज़माने में पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, अब परिवार भी पड़ोसी जैसा लगे है ना। देखो, ये बदलते हुए दौर का परिणाम। वर्तमान में प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन की वृत्ति का दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। लोगों की सोच पूरी तरह से प्रोफेशनल होते जा रही है और इसने हमें बहुत संकुचित कर दिया। अब लोग पूरी तरह आत्म केंद्रित होने लगे, व्यक्तिमुखी बात से, दृष्टि से बात करने लगे। इससे हमारा भावनात्मक पक्ष बेहद कमज़ोर हुआ। नतीजा, सारे रिश्ते नाते महज औपचारिक बंधन का रूप लेते जा रहे। जब तक हम प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, सहजीवन जैसे मूलभूत मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, तब तक ये सब बातें केवल बातें होगी। जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे, तब से इस तरह की प्रवृत्तियां दिनों दिन बढ़ रही। आवश्यकता और अपेक्षा है हमें उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की और भारत और भारतीयता के प्रति निष्ठावान होने की, तभी हम कुछ अच्छा कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विमल कुमार जी जैन, देवी जी रोड, कोतमा। वैदेही जैन। हाँ, विमल कुमार जी जैन है तो जल्दी से खड़े हो जाएं, जिनका भी नाम हम ले रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे वैदेही जैन। ओ, विमल है? हाँ बोले। तो हमारा नाम संस्कार है महाराज जी। तो नाम तो विमल जी का निकला है। अच्छा, तो उनका सवाल तुम पूछ रहे हो, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, महाराजियों द्वारा रात्रि भोजन
और भोजन दौरान टीवी मोबाइल का त्याग कराया जाता है, परंतु जब हमारी ऑनलाइन क्लास हमारी अंतों के बीच में आ जाती है तब हम उलझ जाते हैं। तो इस उलझन को सुलझाने की कृपा करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ऑनलाइन क्लास का टाइम फिक्स है कि नहीं? बोलो। फिक्स है महाराज जी। तो जब ऑनलाइन क्लास का टाइम फिक्स है तो हम अपना भोजन का टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? आधा घंटा पहले कर लो। हाँ। कितनी देर की क्लास लगती है? महाराज जी 4 से 8 रहती है। 4 से 8 लगती है। तो जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनसे बोलो कि हमको आधा घंटे का ब्रेक दो, बीच में भोजन करना है। समझ गए? सब रास्ता निकले। नमस्ते महाराज जी। वैदेही जैन। चलिए नविता चंदेरिया अपना प्रश्न रखें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक गण के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी वंदना, दीदी जी वंदना। सबको एक साथ, एक मिनट ठहरो। सब लोग सारे महाराज को, शुल्लक जी को नमोस्तु इच्छामी करो, वंदना कर लो। तो जल्दी से करो, जल्दी से। अब एक एक में कम से कम 15 सेकेंड बचेगा ना, आगे ध्यान रखना। चलो बोलो। महाराज जी मेरा प्रश्न है, अनंतानुबंधी कसाय कैसे बंधती है और इसका निराकरण करने का क्या उपाय? हम ग्रस्तों को लोभ का परिग्रह तो बहुत रहता है, 2 साल तक रखते हैं कुछ भी चीज, तो कसाय बंधती है कि नहीं? नमस्ते। देखिए, कषाय तो 24 घंटे बंधती ही रहती, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय एक ऐसी कषाय है जो अनंत काल तक अपना प्रभाव दिखा सकती है, बंधी रहती। ये मिथ्या दृष्टि को बंधती, सम्यक दृष्टि को वैसी कसाय नहीं बंधती। जब तक मिथ्यात का उदय होगा ऐसी कसाय बंधी रहेगी। इसलिए हमें अपने परिणामों को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नमस्ते। शिवानी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राजकुमारी जैन बैरियर कोतमा। नमोस्तु महाराज जी। सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। बोलिए। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जब मंदिर जी में एक कोई अनुष्ठान या विधान होता है तो जो मौली बांधते हैं तो उसको अपन को हवन कुंड में डालना चाहिए या फिर कुएं में? न हवन कुंड में डालने की जरूरत है, न कुएं में डालने की। एक बंधन था संकल्प का, उसे खोल दीजिए। अब लोग सोचते कहाँ वेस्ट करो तो उसको हवन कुंड में डलवाने लगे हैं, लेकिन क्यों मौली को हवन कुंड में डालने का कभी नहीं डलवाते, कहीं नहीं। उसको उतार देना ही उसका संकल्प। नमस्ते महाराज। और मैं प्रश्न करता हूं से एक और अनुरोध करूंगा कि आपने जो प्रश्न लिख करके डाले हैं उन्हीं प्रश्नों को पूछें। शिवानी जी ने अपना प्रश्न चेंज कर दिया, आपने लिखा कुछ पूछा कुछ, तो सिलेक्ट करने में समस्याएं जाती हैं। आप प्रश्न रखेंगे अपना श्रीमती राजकुमारी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद कुमार जैन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी को इच्छामी वही गलती। चलो। मेरा प्रश्न यह है कि जो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल होते हैं उनमें परिवर्तन कब होता है? क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो सुना है कि विद्याधर 72 जोड़ों को विजयार्ध की गुफा में छुपा देते हैं, लेकिन यदि छठवें काल के जीवों को रखें तो वे अच्छे नहीं होते। तो ऐसे जीवों को रखने से क्या फायदा? और केवल मनुष्यों के जोड़ों को रखते हैं तो पशु पक्षी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ऐसा है, जब प्रलय काल आता है उस काल में जो मनुष्य होते हैं छठे काल, उन्हीं मनुष्यों में से 72 जोड़े और कुछ स्वतंत्र और कुछ तिर्यंचों को वो दया से भरकर विद्यार्थ की गुफाओं में सुरक्षित रख लेते हैं। जब सुकाल आता है तो वे गुफा से निकलते हैं, धीरे 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 अपना जीवन बढ़ाते हैं। उनका आचरण पशुओं जैसा होता है, वो नग्न विचरण करते हैं और पशुवत होते हैं। लेकिन जब उत्सर्पणी काल का अंतिम 1000 वर्ष बचता है, 20,000 वर्ष बीत जाने के बाद, तो उस काल में क्रमशः 14 कुलकर आएंगे और वे 14 कुलकर क्रमशः धीरे धीरे मानवीय सभ्यता की शुरुआत करें।
उन मनुष्यों को धीरे धीरे विकसित करेंगे। अग्नि के आविष्कार से लेकर धीरे 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 संपूर्ण मानवीय सभ्यता का विकास, और जो अंतिम कुलकर होंगे उनसे प्रथम तीर्थंकर की उत्पत्ति होगी और उसी के आधार पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा। ये व्यवस्था। प्रमोद कुमार जैन दीजिए, नहीं आगे आ जाए, दीजिए, आगे आ जाए थोड़ा सा। और जिनके भी नाम ले रहे हैं, अगर आप पीछे बैठे तो आगे आएंगे। इसके बाद में तैयार रहेंगे सुभी जैन, पाठशाला संचालिका एवं पाठशाला की सभी बहनें। बोलिए। ओम महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे प्रश्न ये है कि पहली प्रतिमा के लिए क्या करते हैं और दूसरी प्रतिमा की इच्छा हो तो क्या करते हैं? कई बार पहली प्रतिमा के बारे में बताया। महाराज जी बाहर जाना ही पड़ता है। पहली प्रतिमा जिनको धारण करना है जी, सबसे पहले रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग जी, पंच परमेष्टि के प्रति पूर्ण समर्पण, नित्य देव दर्शन, भगवान की पूजा आराधना, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, संसार शरीर और भोगों से अनासक्ति रखते हुए अभक्ष पदार्थों का त्याग करें। पहली प्रतिमा में 16 जरूरी नहीं है, पर सेमी 16 चलेगा। बाहर का खाना पीना बंद करके शुद्ध सात्विक भोजन जो घर का है वो कर सकते। सुभी जैन और पाठशाला की सभी बहनें। और आपके बाद तैयार रहेंगे वैशाली बद्री, ताम्रकार नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष। हाँ बोले, प्रश्न बोलिए, बोलिए, समय नहीं लगाएं। मुनिश्री जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनिश्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस भौतिक संसाधनों में हम बच्चों में धर्म के प्रति और धार्मिक कार्यों में रुचि कैसे बढ़ाएं और उन्हें विनय कैसे सिखाएं? आज के बच्चों में हम एक्टिविटीज़ बहुत कराते हैं, बहुत संसाधन यूज़ करके बच्चों को पाठशाला से जोड़ तो रहे हैं, बट वो विनय जो है वो बच्चों में, आज के युग के बच्चों में उतनी विनय नहीं दिख रही है। तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चों में विनय सिखा सकें? बहुत अच्छा सवाल है। भौतिक संसाधनों के इस दौर में बच्चों में धर्म के प्रति रुझान कैसे बढ़ाएं और उनमें विनय गुण कैसे जगाएं। देखिए, उन्हें भौतिक संसाधनों की निस्सारता का बोध कराएं। उन्हें बताएं कि ये भौतिक संसाधन हमें किस भांति उलझाते हैं, और जब हम उन्हें युक्तिपूर्ण तरीके से बताएंगे तो उनका भौतिक संसाधनों के प्रति रुझान कुछ कम होगा। उन्हें ये बताएं भौतिक संसाधनों की सीधे निंदा न करें। जैसे एक मोबाइल है, बेटा मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल ख़राब चीज़ है, मोबाइल यूज नहीं करना, ये जो बोलते हैं ना, ये बात बच्चों के हृदय में मोबाइल जैसी चीज़ों के प्रति और अट्रैक्शन उत्पन्न करती। उनको ये समझाएं कि देखिए मोबाइल में हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी, इसका हमें विवेक रखना। उन्हें ये समझाएं कि जैसे हम खाते समय इस बात का विचार करते हैं कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, भोजन करते समय हम ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहते हैं जिससे पेट को नुकसान हो। कोई खाना पसंद करता है क्या बच्चा लोग भी? उनको इतना विवेक रहता है कि इस चीज़ को हम ले लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, हमें वो नहीं खाना। तो जैसे भोजन के विषय में बच्चों के अंदर क्या खाद्य है क्या अखाद्य है ये विवेक है, वैसे ही हमें दृश्य श्रव्य माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से क्या देखना और क्या नहीं देखना, ये विवेक, और क्यों देखना और क्यों नहीं देखना उनको समझाएं। फिर उनसे कहे इससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, तुम मोबाइल में उलझ जाओगे, पढ़ाई कैसे करोगे? अभी तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हें अपने जीवन की एक्चुअल ग्रोथ करना है तो ढंग से पढ़ाई करो, ये सब चीज़ें तो बाद में होगा। हमें खेल खेलना है तो ऐसा खेल खेलो जिससे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ ठीक हो। बच्चों के अंदर इस तरह से हेल्थ कॉन्शियस जगाते हुए और औचित्य का बोध कराते हुए यदि हम उन्हें समझाएं
तो इन वस्तुओं के प्रयोग से वो बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए माँ बाप भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। आप बच्चों को तो मना करो और खुद उसी से चिपके रहो, तो बच्चों को आप कैसे रोक पाओगे? आप अगर अपेक्षा रखते हो कि बच्चे इन तरह के संसाधनों से दूर रहे, तो आपको भी अपने पर संयम रखना चाहिए। मेरे संपर्क में एक परिवार है, सिंगापुर रहता है, उनने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संकल्प ले लिया, ऑफिस के बाहर हम इंटरनेट का यूज ही नहीं करेंगे। नॉर्मल फ़ोन, घर में बेसिक फ़ोन यूज ही नहीं, कोई स्मार्टफोन का यूज नहीं। ऑफिस में क्योंकि हमारा जो भी काम ऑफिशियल है हो जाता है, और कहीं किसी से कोई कनेक्टिविटी रखनी है, बातचीत करनी है, तो नॉर्मल फ़ोन से हो जाता है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि जब उनने बताया कि हमारे पेट में बच्चा था, तो हम लोगों ने सोचा अगर बच्चे को संभालना है तो पहले हमें खुद को संभालना होगा। संभल गए महाराज, हम लोग बहुत मजे में। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब पर्याप्त समय है। तो ये चीज़, ये संयम आप अपने अंदर भी लाइए, तो बच्चों में अंतर आएगा। और विनय, आप खुद विनय करेंगे तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। एक दूसरे की विनय जब आप करेंगे तो बच्चों के अंदर विनय गुण आएगा। पहले ये सब संस्कार विद्यालयों में मिलते थे, आजकल जिस तरह की पढ़ाई लगी है उनमें इन संस्कारों को अब कोई महत्व नहीं दिया जाता। नतीजा दिनों दिन इस तरह की स्थिति हो गई। अब किसी के नाम के आगे श्री और श्रीमान तो लिखा नहीं जाता, श्रीमती लिखा ही नहीं जाता, सीधे सीधे नाम। पहले अगर कोई अपने से बड़ों की बात की जाती थी तो श्री और श्रीमान और श्रीमती लगाकर जी लगाया जाता था। अब अगर किसी से उसके पिता का नाम पूछ दो तो सीधे बोल देगा नाम, आगे पीछे कुछ नहीं, जैसे उसका दोस्त है। तो ये परंपरा किसने बढ़ाई? घर के लोगों ने। घर परिवार में अगर ऐसा वातावरण हो तो बदलाव आ सकता है। आप लोग पाठशाला में अध्यापन का कार्य करा रही, बहुत उत्तम कार्य है। अपने से बच्चों में जितना संदेश दें, विनय के महत्व का बोध कराएं, बदलाव आ सकता है। वैशाली बद्री ताम्रकार नगर पालिका उपाध्यक्ष, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शालू जैन, गृह लक्ष्मी परिवार कटनी। गुरुदेव जी की चरणों में नमोस्तु, श्री संघ जी की चरणों में भी नमोस्तु। आप कोतमा में पधारे, आपके मंगल आगमन पर हमारा कोतमा धन्य हुआ। हाँ, फिर से बोलिए। आपके मंगल आगमन से हमारा कोतमा धन्य हुआ। जी, मेरा प्रश्न है कि वैसे तो हम बहुत सोच समझ कर ही कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य को दो भागों में बंट जाया जाता है। जैसे कि किसी को वही कार्य बहुत अच्छा लगा और किसी को वह कार्य अच्छा नहीं लगा, उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हो और आपके ऊपर बहुत बड़े दायित्व है। व्यक्ति और व्यक्तियों को देखकर कोई कार्य करोगे तो इस तरह की समस्याएं आई। मेरी दृष्टि में जनता के सेवक को जनता का हित देखकर काम करना चाहिए। अगर आप जनता का हित देखकर काम करोगे तो आपको संतुष्टि होगी, और लोगों का मूड देखकर काम करोगे तो हमेशा रोते रहोगे, क्योंकि लोगों की मानसिकता कभी स्थिर नहीं होती। बच्चों, ऊपर, लोगों की मानसिकता कभी स्थिर नहीं होती। इसलिए, और फिर जब राजनीति जुड़ती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष भी आ जाता है। तो एक पक्ष को तो आलोचना कर रहे हैं, उसका नाम ही विपक्ष है। तो वो सब आप देखोगे तो सही सेवा नहीं होगी, और जनता का हित देखोगे तो उसमें कहीं कमी नहीं होगी। ऐसा देख के श्रीमती शालू जैन, गृह लक्ष्मी परिवार कटनी, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रियंका जैन, कोतमा। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुवर, आज के दौर में बच्चियां जॉब वाला जीवन साथी चाहती हैं ताकि वह एक स्वतंत्र जीवन जी सकें। इसके चलते माता पिता भी ऐसा परिवार ढूंढते हैं जहां लड़का एक बड़े शहर में जॉब में हो और उसके परिवार की आर्थिक रूप से प्रबल हो,
इस बीच में लड़के के हुनर और उसकी काबिलियत को प्राथमिकता देना छोड़ दिया है। तो गुरुवर, ऐसी स्थिति में अपनी बच्चियों को कैसे समझाएं कि संयुक्त परिवार छोटे परिवार से आज भी बेहतर होते हैं? देखिए, ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है और ये समस्या संपूर्ण देश में है, हर वर्ग के लोगों में। हमें सोच को बदलनी चाहिए क्योंकि इसके परिणाम भी बहुत भयानक आ रहे हैं। कई दृष्टियां हैं। पहली बात, नौकरी अब सुरक्षित नहीं रही और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो रोज 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 लोगों पर गाज गिर रही है। हजारों हजार की एक साथ छटनी होती है, तो फिर क्या होगा? फिर दूसरी बात, पैकेजेस के साथ अलग रहने में दाम्पत्य जीवन में वो मधुरता नहीं रहती क्योंकि दोनों कमाने वाले होते हैं और दोनों का ईगो आड़े आता है और उनके बीच कुछ अनबन खटपट होती है तो कोई समझाने वाला भी नहीं होता। दोनों आपस में उलझते हैं और जब उलझते हैं तो दोनों अपने अपने दोस्तों को मैसेज देते हैं और ये तीसरा जुड़कर उनको सुलगाता है, सुलझाता नहीं है। मामला और उलझ जाता है। अगर घर परिवार में हो, माता पिता का साथ हो, आपस में खटापटी हो, झगड़ा भी हो, तो कहते थोड़ा धीरे बोलो, घर में मम्मी पापा सुन रहे होंगे। और मामला कुछ उलझ जाए तो वो समझाने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, तो मामला सुलझ जाता है। तो एक समस्या तो ये। दूसरी बात, बच्चे संस्कार विहीन हो रहे। घर में दादा दादी का साथ मिलता है तो बच्चे अच्छे से भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं, उन्हें किसी की गोद मिलती खेलने के। अब तो माँ भी कमाने वाली, पिता भी कमाने वाले, फिर क्या हाल है? बच्चों का तो भगवान ही मालिक। ये चीज़ें बहुत ही नुकसानदेह है। फिर सब लोग बड़े शहरों की ओर भागेंगे तो छोटे गांवों, कस्बों और शहरों का क्या होगा? सब पलायन कर जाएंगे और मेट्रो सिटीज में ही सिमट के रह जाएंगे। सारा भारत अगर वहाँ सिकुड़ गया तो फिर शेष भारत का क्या होगा? और वहाँ जो लोग रह रहे बड़े शहरों में कीड़ों मकोड़ों से जिंदगी जी रहे, 5-5 हजार वर्ग फुट का अपना घर बंगला छोड़कर 500 फुट की खोली में रह रहे। मैं उसे खोली ही कहूँगा, है ना? क्या है? घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। इसे सोच बदलनी चाहिए। अगर किसी की अच्छी खासी हुनर हो और जिसका अच्छा व्यवसाय हो, व्यावसायिक पृष्ठभूमि हो, उसे वरीयता देनी चाहिए। बड़े और छोटे जगह का भेद भूल जाना चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज मान लीजिए कोतमा जैसे शहर का कोई युवक है, छोटा सा कस्बा, ये एक प्रकार से छोटा सा नगर, जिसका अच्छा खासा व्यापार है। अब बेटा कोतमा में रहता, हम नहीं करेंगे। यहाँ लाखों कमा रहा, उससे करने को तैयार नहीं। और वहाँ 5-7-10 लाख का पैकेज है तो वहाँ तैयार, जिसमें आधा खर्चा ऐसे ही चला जा रहा है। ये सोच बदलनी चाहिए। लड़कियों को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि हम स्थान को महत्व नहीं देंगे, स्थिति को महत्व देंगे। यहाँ जो महिलाएं हैं, छोटी जगह में आई जितनी बहुएं हैं, क्या यहाँ आकर आप लोग खुश नहीं हो? इस बात का मलाल तो नहीं, काश हमारा पति मुंबई में होता, पुणे में होता। तो नई लड़कियां इनसे प्रेरणा ले। लड़कियां खुद आगे होकर ये संकल्प ले। 2016 में मैंने जब ये बात एक बार कही थी सीकर में, तो उसके 3 महीने बाद एक दंपति मेरे पास आए
और पति पत्नी दोनों थे। लड़की ने कहा महाराज मेरे पास 2 ऑफर आए थे, एक जबलपुर का ऑफर आया था और एक छोटे गांव का, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं मैं। आपकी बात सुनी तो मैंने तय किया कि महाराज ने ठीक कहा कि हमारे मंदिरों का क्या होगा, हमारे मूर्तियों का क्या होगा, हमारे साधुओं का क्या होगा, सब बड़े शहर में चले जाएंगे। महाराज पूरे घर का मन था कि जबलपुर शादी करो, मैंने कहा नहीं, मैं छोटी जगह में शादी करूंगा। ये परिवर्तन है और वो लोग आज बहुत खुश हैं। तो ये परिवर्तन होना चाहिए। लड़कियां खुद में संकल्प ले। और कुछ दिन पहले भी मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था। आज जो छोटे गांव के लोगों की शिकायत है कि हमें बेटियां नहीं देता, तो छोटे गांव वाले जिस दिन ये संकल्प ले लेंगे कि हम अपनी बेटी उसी को देंगे जो हमको बेटी देगा, समस्या अपने आप हल हो जाए। तुम तो अपनी बेटी भेजो दिल्ली मुंबई और अपने हाथ तुम लाओ, तो ये कैसे रास्ता निकलेगा? परिवर्तन चाहिए, तभी देश बदलेगा। और एक देश की व्यवस्थाकृत दृष्टि भी बदलनी चाहिए, व्यवस्थाकृत बात भी होनी चाहिए। शासन को इसके विषय में, प्रशासन को, सरकार को सोचना चाहिए, संपूर्ण देश का समेकित विकास करे। समेकित विकास के अभाव में छोटे शहर और गांव कस्बों से घोर पलायन हो रहा है। ये आने वाले समयों में बहुत बड़ी समस्या बनेगी। समाज का बहुसंख्यक वर्ग तो पलायन कर रहा है और एक वर्ग विशेष अपना विस्तार कर रहा है। ये बहुत बड़े खतरे का कारण बन सकता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस कोतमा जैसे छोटे छोटे गांवों में होने लगे तो भारत का सर्वतोमुखी विकास होगा। ऐसा प्रयास होना चाहिए, इस पर भी दृष्टि जानी चाहिए। श्रीमती प्रियंका जैन कोतमा, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुषमा जैन कोतमा। बोलिए, बोले शीघ्रता से बोलिए। मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा बहुत जल्दी मुझे लगता है हाथों हाथ जवाबों की समीक्षा भी आप लोग करते हो। चलिए, हाँ बोलिए। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और सभी में बहुत अधिक प्रेम हुआ करता था, परंतु समय के साथ परिवार एकल होने लगे हैं और उनमें अपनत्व और संवेदनाएं एक दूसरे के प्रति समाप्त होते जा रही हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे माता पिता दादा दादी जैसे प्यार से रहते थे हम भी उसी प्रकार रह सकें? महाराज जी समाधान। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के उत्तर में मैंने इस पर प्रकाश डाला है, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति में नहीं चाहूँगा। आगे श्रीमती सुषमा जैन कोतमा, आप जहां पर हैं वहीं रहें, माइक आपके पास पहुंचेगा। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी कोतमा। महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, आपके प्रवचन में आप बोलते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, लेकिन अगर हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आगे बढ़ना कंपेयर करके बहुत मुश्किल होता है। इसका समाधान करें। देखिए, मैं पुनः दोहराता हूँ, दूसरों से अपने को कंपेयर न करें। जहाँ तक आपका सवाल है कि कंपेयर किए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कंपेयर करने से तो कंपटीशन की भावना होती है। हम प्रोग्रेसिव बने, कॉम्पिटिटिव नहीं। हम खुद का टारगेट बनाए, दूसरे को क्यों? अपना लक्ष्य स्वयं सुनिश्चित करें कि मुझे कहाँ जाना है। ये क्यों देखे कौन कहाँ जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, ये देखने में अपनी शक्ति खपाना भी बेवकूफ़ी है। उतनी देर में तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, खुद का लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए खुद को खपा देना चाहिए। ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीदी कोतमा, इसके बाद में तैयार रहेंगी डॉक्टर पारुल जैन कोतमा।
पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में क्षमा। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि देव लोग कृत्रिम जिनालयों की रचना करते हैं क्या? यदि करते हैं तो इसका कोई प्रमाण है? देवों के द्वारा कृत्रिम जिनालयों की रचना का ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन विद्याधरों के द्वारा ऐसा मिलता है। अमूढ़ दृष्टि अंग की जब बात आती है कहानी रेवती रानी की, तो छुल्लक ने कृत्रिम समोसरण की रचना की थी, तो परीक्षा लेने के लिए की। इसी तरह अब मुझे कोई स्मरण में तो नहीं आ रहा है, पर हो सकता है किसी पुराण में कोई ऐसा प्रसंग आया हो। चलो याद आ गया, जब अयोध्या नगरी की रचना हुई तो इंद्र की आज्ञा से देवों ने जिनालय की स्थापना की। और धर्म की तो ये तो कृत्रिम है ना, तीर्थंकरों के काल में होता है, इसलिए कोई हानि हो सकता। डॉक्टर पारुल जैन कोतमा, और आपके बाद तैयार रहेंगे शौर्या जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि किसी का सरल स्वभाव होना अच्छा माना जाता है या उसकी कमजोरी मानी जाती है? तो महाराज जी, अच्छा माना जाता है। महाराज जी, किसी का सरल स्वभाव होना अच्छा माना जाता है या उसकी कमजोरी मानी जाती है? अगर अच्छा माना जाता है तो लोग उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, तो उसका भी समाधान बता दीजिए। और अगर किसी कमजोरी मानी जाती है तो उस कमजोरी को कैसे दूर किया जाता है? देखिए, अगर मेरा अपना स्वभाव सरल है और कोई फ़ायदा उठा रहे हैं तो इसको सरलता से स्वीकार लो, क्या दिक्कत है? हमसे कोई फ़ायदा उठा लेने दो। हमें तो चिंता तब करनी चाहिए जब हमारा खुद का नुकसान हो। हमें खुद के नुकसान से बचना चाहिए। सरलता कमजोरी नहीं होती, सरलता ताकत होती है। भोलापन मनुष्य की कमजोरी बन जाती है। सरल होने में और भोला होने में बड़ा अंतर है। भोला या भोंदू शब्द होता है ना, जिसके अंदर समझ नहीं है, वो ना समझ है, भोला है, भोंदू है, नुकसान उठाएगा। लेकिन सरल होने का मतलब ना समझ होना नहीं, समझदारी के साथ जीना, अहंकार से मुक्त होकर जीना। अहम मुक्त जीवन मनुष्य की बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए अगर तुम में सरलता है और साथ में समझदारी है तो मानकर चलना ये साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझ के साथ सरलता हो तो जीवन आगे बढ़ेगा। और भोंदूपन या भोलापन ये तो अच्छी बात नहीं है, एक दुर्बलता है। शौर्या जैन, आचार्य चंद्रसागर महाराज परिवार, और इसके बाद में तैयार रहेंगे दीपक चंदेरिया और कोतमा गौशाला कमेटी के सभी साथीगण। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, टीवी और मोबाइल देखकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, हंसने का नहीं। देखो, इसके कई कारण। आपने टीवी देख के भोजन किया, पहली बात तो उस समय भोजन में आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे पता लगेगा? बोलो। नहीं। हम लोगों को आप लोग इतना शोध करके आहार कराते हो। 3 प्रसंग मेरे जीवन में ऐसे आए जिसे सुनकर आप आश्चर्य करोगे। एक बार रोटी में चलनी का तार निकला। आटा चालने की चलनी होती है, उसका तार, हो सकता है आटा छानते समय वो टूट के गिरा होगा, ध्यान नहीं गया, बिल गया। ये तो हम सोच के खाते हैं, सो बच गए। एक बार गुड़ के अंदर स्टेपलर का पिन निकला, आपको भी निकल गया, मेरे को भी निकला। और एक बार चटनी में मिक्सी का नट निकला। अब बोलो, इतनी अंजलि में निकला, बच गए।
आप लोग क्या क्या गप करते हो? तो बोलो, देख के खाना चाहिए कि नहीं? मोबाइल देख के नहीं, खाने को देख के खाना चाहिए कि नहीं? बोलो, भोजन को सोच के खाना चाहिए ना? हाँ, अब मोबाइल और टीवी देखोगे तो सोच पाओगे क्या? इसलिए भोजन करते समय केवल भोजन करना चाहिए, टीवी मोबाइल नहीं। एक कारण। दूसरा, आप टीवी देख के भोजन कर रहे हैं और उस समय आप देख रहे हैं कहीं बम ब्लास्ट हुआ, चीथड़े उड़े हुए, हाहाकार मचा है, चीत्कार मची है, खून के फव्वारे फूट रहे हैं और आप भोजन कर रहे हैं। ग्लानि कहाँ है? आपकी संवेदना कहाँ है? आपके हृदय के दया और करुणा की भावना कहाँ है? सब समाप्त होगी कि नहीं? तो टीवी देखकर, मोबाइल देखकर भोजन करोगे तो क्रूर और क्रोधी बनोगे। बनना है क्या? हमें संवेदनशील बनना है, करुणाशील बनना है, तो क्या करना है? भोजन करते समय देखो। तीसरी बात, भोजन करते समय आपके जैसे भाव होते हैं, पूरे दिन उसका प्रभाव होता है। तो हमें भोजन कैसे प्रसन्न मन से करना चाहिए, है ना? भगवान का नाम स्मरण करके भोजन लो और भगवान भोजन करने से पहले प्रार्थना करो, हे भगवान संसार के सभी प्राणियों को भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे, और ये भोजन मेरे जीवन की शुद्धि का कारण बने, मुझे शक्ति और सद्बुद्धि दे। ये बात करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना के साथ अगर भोजन करोगे तो भोजन से भजन होगा, और जैसे अभी करते हो तो भोजन से भंजन होगा। क्या होगा? भजन और भंजन में अंतर जानते हो? क्या होता है? भजन तो भगवान की भक्ति है और भंजन यानी लड़ाई झगड़े। समझ गए? तोड़ फोड़। तो क्या चाहती है? तोड़ फोड़। ठीक है ना? इसलिए इसका ध्यान रखना। चलो चलिए, दीपक जी चंदेरिया, संदेश जी आदि कोतमा गौशाला कमेटी के सभी साथी खड़े हों, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती शिल्पा नीरव जैन कोतमा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 2015 में क्षीर सागर महाराज जी के आशीर्वाद से देवोदय गौशाला की स्थापना की थी। महाराज जी उस समय एक जानवर था और आज 9 साल बाद 66 जानवर हैं, और सदस्यों की संख्या 108 थी, जो अब घटकर 8 बची है। महाराज जी, या तो हम नाकाम हैं, असमर्थ हैं, या हमें कोई कमी है, या लोगों का गौशाला के प्रति थोड़ा आकर्षण कम है। ऐसा क्या करें महाराज जी हम कि लोगों का गौशाला के प्रति आकर्षण बने और एक आदर्श गौशाला प्रस्तुत करें हम, कि हमारे कोतमा में एक दयोदय आदर्श गौशाला है जिसमें हजारों जानवर हैं और उनकी सेवा हो रही है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। आज प्रातः काल मैं गौशाला में गया, देख के बड़ा आनंद आया, क्योंकि गौशाला का कार्य एक बड़ा उत्तम कार्य है। आचार्य महाराज गौशाला को करुणा की कविता कहते थे और उनका ये हमेशा मनोभाव रहा है। तो गौशाला खोलना बहुत उत्तम बात है, और आप लोग गौशाला खोल के चला रहे हो और संख्या घटने के बाद भी लगे हुए हो, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। डटे रहो। अब पहला आशीर्वाद तो तुम 8 के लिए देता हूँ कि 8 पक्के बने रहना। पूरे 8 हो ना? तो 8 बने रहना, चाहे जो हो जाए, हमें ढीले नहीं होना। लेकिन मैं पूरी समाज से कहना चाहूँगा, गौशाला पे आप ध्यान दें। हमारे शास्त्रों में लिखा, या श्री सा गौ, जो भी समृद्धि है वो गौ में है। गुरुदेव ने सदैव गौशाला के लिए प्रेरित किया, और उनके आशीर्वाद से पूरे देश में 135 गौशालाएँ संचालित है, और उसमें उस सूची में कोतमा का भी नाम जुड़ना चाहिए। अभी शायद पंजीकृत नहीं है। जोड़िए, देवोदय महासंघ से जुड़िए, और यहाँ के प्रत्येक परिवार से मैं कहना चाहता हूँ, आप जुड़िए और अपने घर के किसी भी खुशी के अवसर पर जीव दया के लिए सबसे पहले दान निकालिए। जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, पुण्यतिथि हो,
या और कोई मांगलिक प्रसंग, अपनी शुरुआत वहाँ से करिए, क्योंकि ये अभय दान है और जो अभय दान देता है उसकी अपमृत्यु टलती है, ऐसा शास्त्र का कथन है। इसलिए उत्साहित होकर ये पुण्यवर्धनी क्रिया करनी चाहिए। मैं तो समाज से भी कहूँगा, शादी ब्याह आदि जितनी भी मांगलिक प्रसंग होते हैं उसमें लाग में आप गौशाला की राशि भी लिखवाइए। मंदिरों में जो आप गुल्लक रखते हैं एक एक गुल्लक गौशाला की रखवाइए। शांति धारा आप लोग करवाते हैं तो एक राशि, एक शांति धारा गौशाला के नाम पर करवाइए। आपके यहाँ होती नहीं होती मुझे नहीं मालूम, सब मंदिर में होना चाहिए। इस मंदिर में होते तो क्या हुआ, सब मंदिरों में हो। जीव दया का कार्य। और व्यक्तिगत रूप से जुड़िए। आपने कहा 8 से 108 से 8 आ गए, गाय 9 से 66 हो गई, इसे और बढ़ाइए। 200 घर की समाज, 225 घर की समाज, तो गौशाला में संख्या बढ़नी चाहिए। भूमि भी अभी मैंने सुना आप लोगों की नहीं है। मैं उस भाई की बड़ी सराहना करता हूँ जिनने अस्थायी रूप से ही सही पर इस उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। शासन ने गौशाला के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आपके नगर पालिका के प्रतिनिधि यहाँ बैठी हैं। मैं चाहूँगा इस कार्य में हाथ बटाएं और समाज को सहयोग दें। भूमि उपलब्ध कराए, भूमि उपलब्ध कराए, जो भी उसकी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कराए। और आप लोग मिलजुल करके एक काम कीजिए, भव्य स्वरूप होना चाहिए। सब लोग संकल्प ले, 365 दिन के लिए हमें साल में 1 दिन के गोग्रास की पूरी व्यवस्था करनी। कितने लोग हैं इस सभा में जो साल में 1 दिन के गोग्रास देने का संकल्प अपने मन से लेंगे? हाथ उठाइए। पूरे हाथ उठना चाहिए, बहुत कम उठ रहे हैं। महिलाओं में इतने तो तुम लोग पूरे हाथ उठाओ अच्छे से, सबके उठने चाहिए। 2500 बहुत कम है भैया, 200 गाय होंगी तो कम से कम 11,000 रुपये का खर्चा होना चाहिए और 2 साड़ी में निपट जाएंगे। समझ गए ना? हाँ, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोग व्यक्तिगत संपर्क करें और गौशाला में किसी प्रकार का अर्थाभाव न हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है जब मुझे बताया गया कि कुछ लोग मिलकर जो घटता है सब अपने जेब से लगा देते हैं। बहुत उत्तम कार्य है और ये सातिशय पुण्य का संचय है। समाज आपकी बड़ी समर्थ और धार्मिक समाज है, निश्चित इस उपक्रम को आगे बढ़ाएगी। आप लोग ठोस पहल कीजिए, आगे बढ़ाइए, आशीर्वाद है। और दयोदय महासंघ से जुड़िए। मैं महासंघ को भी कहूँगा कि कोतमा गौशाला पर विशेष ध्यान। श्रीमती शिल्पा नीरव जैन कोतमा, और इसके बाद में तैयार रहेंगे बिजुरी पाठशाला के शिक्षक एवं बच्चे। मुनिवर के चरणों में संस्कृति ग्रुप कोतमा का सादर नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि आज प्रातः आपने भावना योग में बतलाया कि मैं जो भी अपने को कहूँगा मैं वैसा ही अपने को महसूस करूँगा, जैसे कि ओम। मुनिवर, कितना हॉर्न बजवाओगे आप लोग? बोलो। हाँ, आज सुबह प्रातः भावना योग में आपने बताया कि मैं जो अपने को कहूँगा वैसा ही मैं फील करूँगा, जैसे शुद्धो हम शिद्धो हम। किंतु जब आप प्रतिक्रमण करते हैं तब आप कहते हैं पापिष्ठिने दुरात आत्मा जड़ धिया माया लोभिना राग द्वेष मलिशेना मनसा दुष्कर्म यन्नि निर्मितम। एवं हम लोग आलोचना पाठ आदि में कहते हैं हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, हाँ हाँ मैं अत्याचारी। तो गुरुवर ये विरोधाभास क्यों? ओह, आपने प्रतिक्रमण को भावना योग पूरा नहीं सुना। जी महाराज जी, पूरा। पहले जब कहा कि मैंने जो क्रोध किया, मान किया, माया किया, मन से बुरा सोचा, वचनों से बुरा बोला और शरीर से बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है, बोलते हैं कि नहीं? तो पहले पश्चाताप करोगे तब न शुद्धि करोगे। तो पहले अपनी शुद्धि करो, फिर पश्चाताप से अपनी शुद्धि करो, फिर सोहम में जाओ, फिर शुद्धोहम में जाओ। जब हम अपने आप को दुष्ट कहते हैं तो क्या ये मायाचारी नहीं, हम सच में ऐसा फील करके ही कहते उसको हैं? फील करो कि मेरे द्वारा जो कुछ भी दुष्कृत किया गया, मेरा वह सब पाप मिथ्या, वो मैंने जो बुरा किया वो छूटे, बुरी स्मृतियों को त्यागे।
संस्कृति ग्रुप का सादर नमोस्तु मुनिवर। नमोस्तु और महाराज। बिजली पाठशाला के जितने भी बच्चे हैं और शिक्षक हैं वो खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न आप रखेंगे अपनी ओर से। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री अतुल जैन, वरिष्ठ IAFS अधिकारी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में एक साथ खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। हाँ, आवाज नहीं कर रहे हैं। महाराज श्री, आपका आशीर्वाद पाकर हम सभी धन्य हैं। महाराज श्री, बिजली नगर में हम प्रमाणिक पाठशाला से जुड़कर पाठशाला की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके लिए हमें मार्गदर्शन दें एवं आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्ते। बहुत अच्छी बात है, पाठशाला आपके यहाँ अगर चल रही है तो उत्तम है। आपने प्रमाणिक पाठशाला से जुड़ने का मनोभाव किया है, अति उत्तम है। उसके लिए प्रमाणिक समूह से संपर्क कर लो और हमारे छुल्लक जी महाराज से बातचीत करके कर लीजिए। एक और आशीर्वाद आग्रह है कि उसका नामकरण भी आप वो बात कर लीजिए, हो जाएगा। आगे चलिए। श्री अतुल जी जैन, वरिष्ठ IAFS अधिकारी भोपाल। आपके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जैन, जयपुर, और उनके साथ पूरी टीम। गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंचुल्लक भगवान को ओम त्रिवार इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुवर, जिज्ञासा ये है कि कुंडलपुर में आचार पद प्रतिष्ठा की क्या तिथि का निर्धारण हो गया है? क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसी कुछ समाचार हैं कि ये तिथि शायद 21 अप्रैल है। गुरु जी जिज्ञासा का समाधान करिए। देखिए, ये तो तय है कि कुंडलपुर में हम सब लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ पर हमारे नए आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी तिथि की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, ना अभी उस तरह की कोई चर्चा है। पर सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। पता नहीं उन लोगों को हम लोगों की नाभि की गंध कहाँ से लग जाती है। अभी जब तक ऑफिशियली कोई बात नहीं है तब तक इसे आप कोई भी आधिकारिक न माने। अगर इस तरह की कोई भी तिथि होगी तो सबसे पहले इस मंच से उसकी घोषणा होगी, और जब तक इस मंच से किसी भी तिथि की या किसी भी कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा न हो, आप लोग किसी भी सोशल मीडिया की बातों की प्रामाणिकता न समझे, उन पर ध्यान न दे। ये ध्यान रहना चाहिए। लोग ओवर एक्टिव होकर ऐसा काम करते हैं। जो भी संभावित तिथि होगी, हम लोग जो भी निर्णय होगा इस मंच से घोषणा की जाएगी। नमस्ते गुरु। नमस्ते। पीयूष जी जैन, जयपुर, और उनके साथ में महाराज श्री के मंगल विहार में अपनी सेवाएं देने वाले सभी सदस्य उनके साथ में। अनुज जैन, जयपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सच के साथ में कैसे चले कि वक्त हमारे साथ चल सके? फिर से बोलो। सच के साथ में कैसे चलें कि वक्त हमारे साथ चले? सच के साथ में हम कैसे चले कि वक्त हमारे साथ चले? मैं तो ये कहता हूँ, जो सच के साथ चलता है वक्त उसके साथ चलता है। एक बात और बोलूँ, वक्त तो हमेशा साथ चलता है, वक्त थोड़ी बदलता है। मेरी बात को ध्यान में सुनना। वक्त कभी नहीं बदलता, वक्त तो वक्त होता है, बदलता तो इंसान है। और लोग कहते वक्त बदल गया। अरे वक्त क्या बदला? तुम अच्छे हुए, तुम बुरे हुए, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम कहते वक्त बदल गया। अरे वक्त नहीं बदला, कम वक्त बदला है। तो अगर कम वक्त ना बनो तो वक्त तुम्हारे साथ होगा। इसलिए निष्ठावान बनिए, वक्त हमेशा साथ चलेगा। नमस्ते महाराज। अनुज जैन, जयपुर। अनुज, अच्छा चलिए। श्रीमती, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आकांक्षा जैन, विनीत जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे भैया का है जयपुर से। उनका कहना ये है कि वो बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट, उनके ऑफिस के काम से या वो अपने हॉलीडेज़ पे बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, जहाँ जब उनको ले जाया जाता है तब उनको ये नहीं पता रहता है कहाँ ले जाया जा रहा है, कितने दिनों के लिए, क्या। तो वहाँ जाके उनको ये पता चलता है कि वहाँ पे शाकाहार और मांसाहार दोनों बन रहा है।
तो उनका कहना ये है कि हम लोग वहाँ पे खाते तो नहीं है, लेकिन कारणवश पानी पीना हो जाता है, तो क्या उसमें उन्हें दोष लगता है, पाप लगता है? देखिए, बड़ी समस्या है, इसमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। उनसे कहो कि जब भी ऐसा हो पहले से पता करो, और वहाँ जाओ तो वहाँ का कुछ मत खाओ, और पानी भी अपना रख लो। बोतल में मिल जाता है पानी, बोतल का पानी है तो पानी से तो सब पैक्ड होता है, सील पैक होता है, तो वही मिलता है, तो वो चीज़ें ले। अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स रख ले, या कुछ अपना रखें, और लोगों को एहसास कराएं कि हमारे ग्रुप में कोई ऐसा भी है जो इस तरह का खाना पसंद नहीं करता, तो उनकी दृष्टि बदलेगी, वो आपको सहयोग करें। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ। श्रीमती आकांक्षा जैन, विनीत जैन पीछे चलिए, पीछे खड़े हैं, माइक पहुंचाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे निखिल कुमार जैन कोतमा। ओम सीखता करें। निखिल का निखिल कुमार जैन दो उधर। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, भीम ने ऐसा कौन सा तप किया था 12 तपों में, भीम ने ऐसा कौन सा तप किया था 12 तपों में जो कि वो इतना बलवान हुआ और मोक्ष गया? उन्होंने भैयावृत्ति की थी। चलिए आगे। निखिल कुमार जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित विकर्ष शास्त्री सलेया। बोलो जल्दी बोलो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आचार्य श्री से संघर्ष लगभग बहुत से मुनिराजों को हार दिया, लेकिन आचार्य श्री को आज तक कभी हार नहीं दे पाया। मेरे पुण्य में क्या कुछ कमी थी, और मैं ऐसा क्या करूं कि उनके जीवन को अपने अंदर उतार सकूं? अब एक ही संकल्प लो कि गुरु को आहार नहीं दे पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है, पर आहार नहीं दे पाया, मैं आहार लेने लायक बन जाऊं। ठीक है ना? अभी मेरे ख्याल से लाइन क्लियर होगी। लाइन क्लियर है ना? चलो चलेगा। पंडित विकर्ष शास्त्री सलेहा। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। प्रश्न छोटा सा है गुरुदेव, उसके पहले 2 पंक्तियां मैं जरूर बोलूंगा। कोतमा वालों ने देखो भाग्य जगाए हैं, कोतमा वालों ने देखो भाग्य जगाए हैं, श्री प्रमाण गुरुवर कोतमा में आए हैं, श्री प्रमाण गुरुवर कोतमा में आए हैं, और फिर से बार बार भाव ये बनाएंगे, गुरु प्रमाण सागर का चातुर्मास कराएंगे। गुरुवर के चरणों में प्रश्न ऑनलाइन है गुरुदेव, बहुत दिनों से आ रहा था कि आजकल आज के युवा जो जनरेशन है बाल जल्दी झड़ने लगे हैं, तो लोग कैप लगाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो ऐसा कराने के बाद क्या अभिषेक कर सकते हैं, गुरुओं को आहार दे सकते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराते तो खैर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर निकल आता है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो विग लगाते हैं, अगर विग लगाए हुए हैं तो विग लगाई अवस्था में न तो भगवान का अभिषेक करें न मुनिराज को आहार दें, क्योंकि मल है, बाल को मल कहा, हम लोग इसी कारण बाल आने पर अंतराय करते हैं, उसे नहीं लगाना चाहिए और कुदरती व्यवस्था के अनुरूप रहना चाहिए। अगर प्रकृति आपके सिर में बाल नहीं चाहती तो क्यों थोप रहे हो? अरे सुंदरता तो आंतरिक होता, अनुपम खेर देख लो, क्या कमी है उसमें? हाँ, एक बार एक ने अपने सिर में विग लगाया था, हमने बोला क्यों लगाए भैया विग? बोले अपनी घरवाली के लिए। उन्हें घरवाली बाजू में थी, बोले मैं कहता हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि हटा दो ताकि किसी की नज़र ना पड़े। तो
दृष्टिकोण बदलना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, वो अशुद्ध है। एक कल का प्रवचन प्रातः काल होगा, जो नियमित समय है 8:30 बजे, और कल का शंका समाधान दोपहर में 2 बजे से होगा। समझ गए? चलिए, कल का शंका समाधान 2 बजे से 3 बजे तक होगा, इसलिए आप अपनी स्लिप या तो आज ही डाल दें या कल सुबह तक डाल दें। 11 बजे तक आप अपनी स्लिप डाल दीजिएगा। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। अब मिल रहा है ना कल का समस्त मुनि संघ की। हमने केवल शंका समाधान का